विग एजुकेशन के पेपर 1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो अगला टाइप है हमारे पास वो है कोरिलेशनल रिसर्च। नाउ व्हाट इज कोरिलेशनल रिसर्च? आपके सामने स्क्रीन पे उसका डेफिनेशन भी शो हो रहा है, ध्यान से देखिए। कोरिलेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ relationships among two or more variables without necessarily determining cause and effect। यानी जहां कॉज एंड इफेक्ट को तय किए बिना अगर हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो वह स्टडी क्या कहलाएगी? कोरिलेशनल रिसर्च कहलाएगी। तब यहाँ पर क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती है। तब क्वेश्चन यहाँ यह आता है कि कॉज एंड इफेक्ट की बात तब कहाँ होगी? हम यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं लेकिन कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट में होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। खैर वापस आते हैं। It seeks to establish a relation, association, correlation between two or more variables that do not readily lend themselves to experimental manipulation। यह ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, एसोसिएशन या कोरिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम करता है जिनमें हम एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं हो सकता और उनके बीच के संबंधों के बारे में अगर हमें समझना है, जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोरिलेशनल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि म्यूजिक का लोगों के ब्लड प्रेशर लेवल के ऊपर क्या असर होता है। तो इसको जानने का दो तरीका है, एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, दूसरा सर्वे का तरीका होगा। एक्सपेरिमेंटल वे में क्या होगा? ग्रुप सैंपल्स, वी हैव टू टेक ग्रुप सैंपल्स and make one group listen to music and then compare the BP level। दो अलग अलग लोगों का ग्रुप लेंगे, उसमें से एक ग्रुप को हम म्यूजिक सुनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि म्यूजिक ने उस ग्रुप के लोगों के बीपी के ऊपर क्या असर डाला। ठीक है, और दूसरा सर्वे हो सकता है, उनको हम म्यूजिक सुनाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को कंपेयर करके देखेंगे कि म्यूजिक में और बीपी में क्या संबंध है। ठीक है, म्यूजिक में और बीपी में क्या संबंध है। अब चलो, अब इससे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या म्यूजिक बीपी को अफेक्ट करता है, नहीं करता है? म्यूजिक और बीपी में किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है? इसको जब जानने की हम कोशिश करेंगे विदाउट मेकिंग एनी मैनिपुलेशन, तब हम उसे क्या कहेंगे? कोरिलेशनल स्टडी कहेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, कैन कलेक्ट मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सब्जेक्ट्स एट वन टाइम। हम एक ही टाइम पर बहुत से सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, कैन स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर इंटररिलेशंस। हम बहुत से डिफरेंट वेरिएबल्स और उनके अंतर संबंधों की स्टडी कर सकते हैं। स्टडी वेरिएबल्स दैट आर नॉट इजिली प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी। हम उन वेरिएबल्स की स्टडी भी कर सकते हैं जिनको हम लैब में इजिली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी ऐसे वेरिएबल जिनको लैब में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसमें कॉजेशन नहीं होता है, कोरिलेशंस डज नॉट इंडिकेट कॉजेशन, यानी इनके द्वारा हम कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और दूसरा होता है प्रॉब्लम्स विद सेल्फ रिपोर्ट मेथड। अब यहाँ क्या होता है, इसे जब सर्वे करते हो तो वहाँ लोगों को खुद बताना होता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कैसा महसूस किया, उनका क्या व्यू पॉइंट है। तो जब भी सेल्फ रिपोर्टिंग की बात आती है तो कई बार उसमें बायसनेस की बातें आ सकती हैं, या कई बार क्या होता है कि जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है वो कुछ ऐसी चीजों को छोड़ देता है जो उसके अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यह दो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। पहला क्या होता है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती, और दूसरा क्या होता है, ये चूंकि सेल्फ रिपोर्ट मेथड है, इसका से इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट होती है। चलो, इसके बाद ये चीज क्लियर है। सो कोरिलेशनल रिसर्च जो है वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से अलग कैसे है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें मैनिपुलेशन होता है। कोरिलेशनल जो रिसर्च होता है उसमें
सिंपली रिलेशनशिप की बात होती है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं आता है, और कोरिलेशनल रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। क्लियर इश्यूज, या दो इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां भी हम एक्सपेरिमेंट में भी हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच एक कैजुअल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है, और यहाँ भी हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन होता है, यहाँ मैनिपुलेशन नहीं होता है। और जो एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन होता है, इसीलिए वहां पर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से बताइए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, और इसीलिए वहां पर इंटरवेनिंग वेरिएबल भी होते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पे ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और न ही आपके पास इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और जब भी हम इसे रिसर्च में पढ़ते हैं तो हम इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। इस क्लासिफिकेशन में दो तरह के रिसर्च आते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से क्या लग रहा है? The descriptive research refers to research that provides an accurate portrayal of characteristics of a particular individual, situation or group. The descriptive research also known as statistical research. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वह किसी इंडिविजुअल के, किसी सिचुएशन का या किसी ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हमें बताता है, उसे एक्सप्लेन करता है, उसे इलेबोरेट करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसे कई बार हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। ध्यान रखिए, यह केवल बताता है, यानी यहाँ मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं होता है, यानी आप यहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके बारे में एक लाइन अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। The main characteristic of descriptive research is that in these type of researches, the researcher cannot control the variable. The researcher cannot control the variable. ठीक है, यानी एक ऐसे स्टडी है जिसमें रिसर्चर जो है वो वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। So these studies are means of discovering new meaning, describing what exists, determining the frequency with which something occurs, and categorizing information. तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नई मीनिंग को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इवेंट जो है, कोई भी घटना जो है वह किस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने दिन में हो रही है, कितने टाइम पे हो रही है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। विच हैज एन इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इट डील्स विथ, और उनका उन लोगों के ऊपर क्या असर है, हम इस चीज की स्टडी करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे सिंपली जो नेचुरल फिनोमिना है या कोई भी फिनोमिना जो है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम उन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सिंपली यहाँ तक हम किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है वह स्टडी करना चाहता है गांधी जी का कैरेक्टरिस्टिक, तो वहां पर क्या वो उनके कैरेक्टरिस्टिक को वह मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वहां पे जो रिसर्च होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, वो डिस्क्राइब ही तो कर पाएगा। मोदी जी का हुआ, राहुल जी का हुआ, किसी का भी, अगर हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक को के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उससे कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब केवल कर सकते हैं, वो पर्सन ऐसा है। ऐसे ही कोई घटना है, मान लो कि आपका सुनामी है, तो सुनामी के बारे में आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, आप उसे डिस्क्राइब करोगे, आप उसे इलेबोरेट करोगे। तो यह चीज किस में आएगी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, क्योंकि हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। The descriptive research deals with everything that can be counted and studied, which has an impact of the life of the, for example, finding the most frequent disease that affect the children of a town. The reader of the research will know what to do to prevent that disease, thus more people will live a healthy life. ठीक है, जैसे मान लो अगर आप इसी, जैसे अभी कुछ दिन पहले तक गोरखपुर किस चीज के लिए इनफेमस था, आपको याद है? बच्चों में एक बीमारी होती थी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है।
तो उस बीमारी के कारण पूरे गोरखपुर में दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ जो होती थी उस डिजीज से, वो गोरखपुर में होती थी। लेकिन आज की डेट में काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। तो जब आप इस तरह की चीजों की स्टडी करते हैं जहाँ कि आप केवल यह बता रहे होते हैं कि कोई घटना क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, तब वह वहां पे क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च काम करता है। ठीक है, श्योर है? इवन पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही करते हैं। एकेडमिक्स में जो रिसर्च होते हैं उसमें ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आर्ट्स की फील्ड में जितने भी होते हैं, साइंस में नहीं, आर्ट्स की फील्ड में जितने भी रिसर्च होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं एकेडमिक्स में। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? द पीपल individual studies are unaware, so they act naturally or as they usually do in everyday situation. तो जिन लोगों की हम इंडिविजुअल स्टडीज करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें स्टडी की जा रही है, तो वैसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो नेचुरली जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो हम आसानी से उनके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स। यह क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स की तुलना में लेस, यानी कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग करता है। कॉस्ट बेनिफिट है यहाँ पे और टाइम बेनिफिट है, यानी कॉस्ट सेविंग भी है और टाइम सेविंग भी है। कलेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स फॉर डिटेल स्टडिंग। इसके द्वारा हम बहुत बड़े अमाउंट में नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम डिटेल में चीजों को स्टडी कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एज इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नॉट मेक एनी कंक्लूजन इज टू स्टार्ट द रिसर्च विद इट। हम यहाँ पर इसके द्वारा किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम चीजों को, फिनोमेना को, इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो यह रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट रिक्वायर्स मोर स्किल। सेकेंड वन, डज नॉट आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड द फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना के पीछे कॉज क्या है इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। रिस्पॉन्स रेट इज लो इन दिस रिसर्च। जब हम सर्वे में इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्वे के दौरान जैसे जब हम सर्वे करते हैं या लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो रेस्पॉन्स रेट बहुत कम हो सकता है। रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के अनुसार लोगों के व्यूज, आइडियाज, थॉट्स, इवेंट, फिनोमेना सब में बदलाव हो सकता है। इसलिए समय के साथ यह पूरा स्टडी है हमारा चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है चीज? तो इस कारण से इसके जो रिजल्ट होते हैं उसमें भी समय के साथ बदलाव आता रहता है। ठीक है, अगला जो रिसर्च का टाइप है वो है एनालिटिकल रिसर्च ना। अब एनालिटिकल रिसर्च क्या है? देखो, अगर हम बात करें सिंपली कोठारी सर की बुक की, तो कोठारी सर की बुक में सिंपली यह लिखा हुआ है कि इन एनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर एनालाइजेस द गिवन डेटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन। यानी जो रिसर्चर होता है वह डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आप सिंपली किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। और एनालिटिकल में क्या होता है, आप किसी भी डेटा को एनालाइज करके इस सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, कंट्रोल। सर बताइए, बोलिए। सर अभी आपने बोला ये किसी एक गोल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। नहीं नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, हाँ ज्यादातर रिसर्च में कोई कंक्लूजन हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, हम केवल चीजों को एनालाइज कर देते हैं, उसे एनालाइज नहीं करते, उसे डिस्क्राइब करते हैं सिंपली। ठीक है, जी लेकिन जो सर। एनालिटिकल रिसर्च होता है उसमें हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो तो एनालिटिकल वहां पे रिसर्च भी होता है कॉज और इफेक्ट नहीं होता? नहीं, कॉज और इफेक्ट उसमें भी नहीं होगा, लेकिन वहां पे एक कंक्लूजन जरूर होगा। जैसे मान लो, अगर आप गांधी जी की बात करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति गांधी जी के कैरेक्टर की स्टडी करना चाहता है, तो अगर उसे केवल उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है कि कैसा उनका कैरेक्टर था, क्या क्या उनका बिहेवियर कैसा था, कि तो वहां पे वो सिंपली उनके उस बिहेवियर, उनकी चीजों को डिस्क्राइब कर देगा। बट जब
उसे यह तय करना है कि उनका कैरेक्टर पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, किस तरह का था, तब उसे क्या करना पड़ेगा, उनके सभी बिहेवियरल एस्पेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो जो ही हम चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और जब तक हम चीजों को एनालाइज नहीं करते हैं, तब तक हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो जो एनालिटिकल रिसर्च होता है वो हमें कंक्लूजन देता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो हमें कंक्लूजन नहीं देता है। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? हाँ सर। चलिए, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये तो हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? The experimental research is an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting and controlling phenomena and examining probability and causality among selected variables. So, ये एक objective, systematic, controlled investigation होता है। किस लिए होता है? ताकि हम किसी फिनोमेना को प्रेडिक्ट कर सकें, उसे कंट्रोल कर सकें, और साथ ही जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और उनकी कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉजेलिटी को हम स्टडी कर सकें, उसको एग्जामिन कर सकें। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इट बेस्ट एस्टेब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, यह काफी ज्यादा आर्टिफिशियल होता है, इसकी फिजिबिलिटी हर जगह नहीं होती है, और एक अनएथिकल हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। द term experimental research is used when the researcher have full control over the variable and the researcher can manipulate the variable to study the relationship between the variables. When the researcher have full control over the variables and the researcher can manipulate the variables to study the relationship between variables, तभी जाकर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। In experimental research, the variables can be classified in three categories: independent variable, dependent variable, and intervening variable. Independent variable, dependent variable, and intervening variable. Independent variable, dependent variable, and intervening variable. इसमें तीन तरह के variables होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंपैक्ट की स्टडी करते हैं, और जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है वो उन दोनों को कोरिलेट करने का काम करता है, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे जो सेटिंग होती है, जो भी किसी जगह कोई सेटअप है, वो सब किसका पार्ट हो जाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल का, ठीक है। अब जैसे मान लो, इसका एग्जांपल ले लो, मान लो आप इस चीज की स्टडी कर रहे हो कि एक खास तरह के मेडिसिन का किसी खास डिजीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन के डिफरेंट डोज हम पेशेंट को देके देखते हैं, अलग अलग डोज का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जो डोज हुआ उस मेडिसिन का वो किसमें काउंट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या डिपेंडेंट वेरिएबल में, बताइए। डोज किसमें काउंट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या डिपेंडेंट वेरिएबल में, किसमें? इंडिपेंडेंट। डोज को डॉक्टर मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो डोज क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिजीज क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो पूरा लैब का सेटअप हुआ या हॉस्पिटल का सेटअप हुआ, जो भी सेटअप है जिसके माध्यम से हम डॉक्टर और पेशेंट को एक साथ लेके आ पा रहे हैं, तो वह सब किसका पार्ट हो गया, इंटरवीनिंग वेरिएबल का, ठीक है। इस चीज क्लियर है?
गाइस ये चीज क्लियर है? यस सर आवाज आ ऐसे ही रही है सर? बिल्कुल आ रही है। ऐसे ही कई बार हम लोग लैब में काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग पहले लैब में आपको स्प्रिट लैंप होते थे, तो स्प्रिट लैंप के ऊपर हम चीजों को हीटअप करते थे, इस तरह काम करते थे। तो स्प्रिट लैंप की जो उसका जो फ्लेम होता था उसको हम कम या ज्यादा कर सकते थे। तो स्प्रिट लैंप का फ्लेम क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और फिर जिस केमिकल के ऊपर जो हम हीट की स्टडी कर रहे हैं, वह केमिकल हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वह कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या एस्टेब्लिश करता है? कॉज एंड इफेक्ट को। द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन includes two variables and two groups of participants. The two variables देखिए यहाँ पे मैंने दो ही दिया आपको, लेकिन बेसिकली तीन हो जाते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बोला था, द रिसर्चर्स मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर यहाँ पे दो तरह के पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसे हम ट्रीटमेंट ग्रुप या क्लिनिकल ग्रुप भी कहते हैं। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, और तब हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये चीज क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगली चीज है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। क्योंकि एग्जाम जल्दी है, बहुत कम समय में है हमारे पास, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? देखो, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो पास्ट के स्टडी के लिए होता है। पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना हुई, या पास्ट की किसी भी चीज के स्टडी के लिए नॉर्मली हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात होता है, अगर पास्ट के किसी इवेंट की स्टडी के लिए अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज कर रहे हो, तो क्या आप उसके वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नो ठीक है, जब भी हम पास्ट की स्टडी करते हैं, पास्ट के इवेंट्स की स्टडी करते हैं, तो नॉर्मली वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल रिसर्च को लेकर दो अलग अलग तरह के व्यूज आते हैं जो रिसेंट में आ रहे हैं। इसको भी लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक हो जाता है आपका टाइम बेस्ड और दूसरा हो जाता है प्लेस बेस्ड। ठीक है, एक क्या होता है टाइम बेस्ड और दूसरा क्या हो जाता है प्लेस बेस्ड। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। टाइम बेस्ड का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन एरिया में, एक सर्टेन प्लेस पे, एक सर्टेन कंट्री में, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइम में कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो वह क्या हो जाता है टाइम बेस्ड हो जाता है, वो क्रोनोलॉजिकल स्टडी हो जाती है। दूसरा हो जाता है प्लेस बेस्ड। एक ही टाइम पर, पास्ट के किसी एक ही टाइम पर किसी अलग अलग एरियाज में कौन कौन से इवेंट हो रहे थे और क्या आपस में उनमें कोई संबंध था या नहीं था, तो यह भी एक स्टडी कई बार होती है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये दोनों दोनों बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च के ही पार्ट हो जाता है। The historical research gives a social scientist a better context for making realistic decisions. कैसे? क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च हमें एक सर्टेन आइडिया देता है कि कोई इवेंट हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था। ठीक है, तो उसके आधार पर हम फ्यूचर में क्या करें कि उसका असर कैसा होगा, इस चीज की हम आसानी से इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में जान सकते हैं, और उसके आधार पर हम रियलिस्टिक डिसीजंस ले सकते हैं। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इट यूजेस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स। इसका लिमिटेशन क्या क्या होता है, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा क्या है? रिसोर्सेज में बी हार्ड टू लोकेट। तीसरा क्या है? रिसोर्सेज में बी कंफ्लिक्टिंग। चौथा क्या है? मे नॉट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम।
नेक्स्ट वन क्या है, इंफॉर्मेशन में बी इनकम्प्लीट, ऑब्सोलेट, इनकंक्लूसिव और इनएक्यूरेट, और डेटा रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है वही डेटा होता है। एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ मैं आपको, इसकी चर्चा कभी नहीं होती है। जैसे कई बार यूरोप से और भारत से कंपेयर किया जाता है, यूरोप में ये बिल्डिंग बच गई, यूरोप में यहाँ पे ये चीज है, यूरोप में यहाँ पे ये चीज है, भारत में वैसी चीजें क्यों नहीं। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं कि भारत नदियों का देश है, और भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, वह हमेशा अपना पाथ चेंज करती रहती हैं। जब नदियां पाथ चेंज करेंगी तो क्या होगा, अगर वहां कभी कोई सभ्यता, कभी कोई बिल्डिंग, कभी कोई स्ट्रक्चर रहा है, कोई शहर रहा है, कोई नगर रहा है, तो क्या वो नगर बचेगा। नदी का पाथ चेंज होता है, पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे नगर, सब कुछ तबाह हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस कारण से कि भारत में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अभी रिसेंट में आप देखोगे तो हड़प्पा में जो ईंटें यूज हुई थी, उस तरह की ईंटें आपको बिहार के हाजीपुर के यानी वैशाली में मिली, जो लिच्छवी गणराज्य जहाँ पे हुआ करता था, जिसे हम दुनिया का पहला गणराज्य मानते हैं। ठीक वैसी ही ईंटें जो हैं वह वेस्ट बंगाल में भी मिली हैं। तो आखिर इतनी दूर तक वो ईंटें मिल रही हैं, लेकिन बाकी सारे प्रमाण तो हमें नहीं मिल रहे हैं। आखिर यह कैसे संभव है, क्या क्या कारण रहे होंगे। जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जाते हैं। या एक और एग्जाम्पल ले लो, पूरी दुनिया में जस्ता बनाने की जो विधि थी वो भारत में खोजी गई थी, और उदयपुर के आसपास आपको जस्ते की खदानें मिलेंगी, जिसपे अब जाके स्टडी शुरू हुई। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग हजारों साल से वहां से जस्ते का उत्पादन कर रहे हैं। ये सब चीजें जो स्टडी होगी वो किसका पार्ट हो जाएगा हमारे लिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और इससे आगे चलते हैं। So the historical research is research involving analysis of events that occurred in the remote or recent past. इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। Historical research can show patterns that occurred in the past and over time, which can help us to see where we came from and what kind of solution we have used in the past. Second one, understanding this can add perspectives on how we examine current events and the educational practices. इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। जो सोशल साइंस रिसर्च के स्टेप्स की हमने बात की, इसमें 11 स्टेप थे। हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स थोड़े से अलग होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, केवल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है, डेटा कलेक्शन और लिटरेचर रिव्यू। तीसरा क्या होता है, इवेल्यूशन ऑफ मटेरियल्स। चौथा क्या होता है, डेटा सिंथेसिस। पांचवा क्या होता है, रिपोर्ट प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ नैरेटिव एक्सपोजिशन। अब यहाँ आप देखोगे कि मैंने ABCDEF लिखा है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। इस कारण से अब उस क्वेश्चन में इसके स्टेप्स पूछे गए थे, तो वहाँ ABCDEF करके पूछा गया था। वही मैंने वहां पर इसको आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया है कि हम इसको कैसे 5 को 6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड वे में 5 स्टेप्स होते हैं। आपके एग्जाम में 6 स्टेप पूछे गए थे, तो आपके सामने वो 6 स्टेप के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वह यूट्यूब पे नहीं जाएगी। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे है। ये जो पिछली क्लास हुई थी वो आपको केवल मेल पे मिलेगी, वह आपको यूट्यूब पे नहीं जाएगी।